गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का लेसन 3 साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार समझेंगे, जिस पाठ की लेखिका हैं मधु काकरिया। इस पाठ में लेखिका ने अपनी सिक्किम यात्रा के विषय में बताया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका लिखती है कि उन्हें सुबह युमथांग के लिए निकलना था, अर्थात लेखिका सिक्किम में रुकी हुई थी और उसे सिक्किम से युमथांग जाना था। लोगों ने उसे बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। अर्थात वो जिस होटल में रुकी हुई थी तो लोगों ने बताया कि जब आप सुबह उठें और अपनी होटल की बालकनी की खिड़की से जब आप देखें और मौसम अगर बिल्कुल साफ़ हो, अर्थात आसमान पे बादल ना हो, तो आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी दिखाई दे जाएगी। परंतु मौसम खराब होने की वजह से यह नज़ारा उन्हें नसीब नहीं हुआ। लेकिन जब लेखिका सुबह उठी और उठकर खिड़की की तरफ दौड़ी तो उसने खिड़की खोलकर देखा, लेकिन उसे कंचनजंगा नहीं दिखाई दी क्योंकि आसमान बादलों से ढका हुआ था। अचानक लेखिका को सामने ढेर सारे रंग बिरंगे फूल देखकर लगा कि वह फूलों के बाग में पहुंच गई है। लेकिन कंचनजंगा भले उसे ना दिखाई दी हो, लेकिन उसको नीचे घाटियों में खिले हुए रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए, जिन्हें देखकर लेखिका को लगने लगा जैसे वह फूलों की बाग में यानी फूलों की घाटी में आ गई हो। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था और गैंगटॉक से यानी गंगटोक और वहाँ से जो सिक्किम की दूरी थी वो कितनी थी? 149 किलोमीटर, 149 किलोमीटर। ड्राइवर जितेन लेखिका को बताता है कि युमथांग हिमालय की गहरी घाटियाँ होती हैं जहाँ फूलों से महकती वादियाँ मिलेंगी। लेखिका उससे बच्ची की तरह उत्साहित हो पूछती है क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, और जितेन उसे कहता है कि चलो तो पता चलेगा। ठीक है, लेखिका को अब जितेन जो है, जितेन उसका गाइड है लेखिका का, जो उसको वहाँ सिक्किम की यात्रा करा रहा है और साथ साथ वह उसका ड्राइवर भी है, गाड़ी चलाकर वो ही ले जाता है। तो वो बताता है कि जब हम युमथांग के लिए चलेंगे तो रास्ते में हमें चौड़ी चौड़ी वादियाँ और गहरी गहरी घाटियाँ देखने को मिलेंगी, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे। लेकिन लेखिका एक छोटे बच्चे की तरह बड़ी उत्साहित होकर उससे पूछती है क्या हमें बर्फ़ देखने को भी मिलेगी। तो जितेन उसको इसका उत्तर नहीं देता, वो उसके मन में जिज्ञासा बनाए रखता है और कहता है कि आप चलिए तो सही। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका जगह जगह पाइन और धूपी के नुकीले पेड़ों को देखते हुए साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसे एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखाई देती हैं जिन पर मंत्र लिखे हैं। अब क्या हुआ, रास्ते में लेखिका को क्या दिखाई दी? बहुत सारी पताकाएं, श्वेत कलर की यानी सफ़ेद रंग की बहुत सारी पताकाएं, पताका यानी झंडे टाइप, ठीक है ना, वो दिखाई दी। जितेन ने लेखिका को उन श्वेत पताकाओं के विषय में बताया कि जब यहाँ पर सिक्किम में किसी बौद्ध साधु की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं जिन पर मंत्र लिखे जाते हैं और इन्हें शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर लगाया जाता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है, यह धीरे धीरे स्वयं नष्ट हो जाती हैं। साथ साथ जितेन ने लेखिका को रंगीन पताकाओं के विषय में भी बताया और बताया कि किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर कवि लॉन्ग स्टॉक एक जगह पड़ी और जितेन ने लेखिका को बताया कि कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यानी देवानंद और वहीदा रहमान अभिनीत जो फिल्म है, मूवी है गाइड, उसकी शूटिंग कवि लॉन्ग स्टॉक में भी हुई थी। साथ साथ उसने बताया कि तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर यहीं पर किए थे। अर्थात सिक्किम में दो जातियाँ थीं, लेपचा और भोटिया। इन दोनों प्रजातियों में लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा था, तो इस युद्ध की समाप्ति के लिए जो संधि पत्र पर साइन किए गए थे वो कवि लॉन्ग स्टॉक में ही किए गए थे।
आगे चलने पर रास्ते में एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखकर लेखिका ने जब जितेन से पूछा तो जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। क्या है यह धर्म चक्र है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इसे घुमाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। जैसे ही जितेन ने लेखिका को यह बात बताई तो लेखिका सोचती है वैज्ञानिक युग आने पर भी लोगों के अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर स्थान पर एक जैसी ही हैं और लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देने लगी। क्यों? उसे पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई देने लगी? क्योंकि जब जितेन ने लेखिका को बताया कि धर्म चक्र को घुमाने से पाप धुल जाते हैं, तब लेखिका को याद आया कि मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी लोगों का यही विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे वे बाजार और बस्तियां पीछे छोड़ते हुए बढ़ने लगे, अर्थात उनकी जीप आगे बढ़ने लगी। स्वेटर बुनती नेपाली महिलाएं, भारी कार्टून ढोते नेपाली पुरुष और निचाई पर दिखने वाले छोटे छोटे घर अब ओझल हो रहे थे। वे अब अपनी हिमालय के वैभव और विराट रूप को देखने की कामना को पूरी करने के नज़दीक जा रहे थे। हिमालय की विशालतम घाटियों की गहनता तथा प्रकृति की सुकुमारता और सौंदर्य से सभी सैलानी झूमते हुए गाना गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका शांत थी, जैसे कि सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। लेखिका जीप से सिर बाहर निकालकर कभी ऊंचे शिखर देखती तो कभी झरनों को और कभी साथ बहती तिस्ता नदी को। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। वह विशाल हिमालय की स्तुति करना चाहती थी कि उसे 7 सिस्टर वाटरफॉल झरना दिखाई दिया और जीप रुक गई। सभी सैलानी उस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में कैद करने लग गए। लेखिका अपने आप को प्राचीन काल की अभिशप्त राजकुमारी सी महसूस करने लगी। वह झरने के अद्वैत सौंदर्य से मुग्ध हो काव्यमयी हो गई और सभी लोग तो उस 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास जाकर फ़ोटो खिंचाने लगे, लेकिन लेखिका वहाँ झरने के करीब जाकर एक पत्थर पर पैर डुबोकर बैठ गई और उस गिरते हुए झरने के संगीत को सुनने लगी और उसको प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसका जो हृदय था वो सौंदर्य से भर गया। साथ साथ वह ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई जैसे कि कोई ऐसी राजकुमारी जिसे श्राप देकर पत्थर का बना दिया गया हो। वो इस राजकुमारी की तरह एकदम स्थिर होकर के सिर्फ उस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही थी और उसमें खो गई थी। उसके मन में कविताएं फूट रही थीं, उसका मन काव्य की रचना करने लगा था। उसने झरने के संगीत से आत्मा का तारतम्य बिठा लिया और उसी में लीन होने लगी। वह सांसारिक भावनाओं से हटकर निर्मल धारा बन बहना चाहती थी कि जितेन उसे आगे चलने के लिए उकसाने लगा, लेकिन वह उस झरने के पास बैठकर अपने आप को उस प्रकृति सौंदर्य में खो देना चाहती थी। लेकिन तभी जितेन वहाँ पर आया और उससे कहने लगा कि अब आगे चलिए, आगे और भी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। लेखिका अनमने मन से उठकर चल पड़ी। कुछ देर बाद हिमालय का वही पल पल परिवर्तित असीम सौंदर्य देख लेखिका झूम उठी। कभी संपूर्ण सौंदर्य तो कभी सब कुछ बादलमय। उसे लगा कि प्रकृति उसे माया और छाया का खेल दिखाकर सयानी बना रही है। धुंध छटने पर उसे छाया पहाड़ के बीच झरने, नदियों, घाटियों और फूलों से सजी जन्नत दिखाई दी, जहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। अब लेखिका हिमालय के पल पल परिवर्तित सौंदर्य को देख रही थी। लेखिका ने हिमालय के सौंदर्य को पल पल परिवर्तित क्यों कहा है? क्योंकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहे थे तो कहीं तो पहाड़ हरा रंग लिए थे, अर्थात पेड़ों से ढके हुए थे। कहीं पर पहाड़ बिल्कुल पथरीले थे, यानी उन पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। कहीं पर पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए थे और कहीं पर पहाड़ सूर्य की किरणों के कारण पीले लग रहे थे। इस प्रकार उसने हिमालय के रूप को परिवर्तित रूप कहा है। लेखिका प्रकृति की अलौकिक घटना को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो जा रहा है। प्रकृति अपने अद्वैत रूप और सौंदर्य को लिए नित्य प्रवाहमान है और इसमें चलता रहता है।
तिनके सा मानव अस्तित्व लेखिका महसूस करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना ही है। लेखिका कहती है कि प्रकृति हमें चरेवेति चरेवेति का संदेश देती है। चरेवेति चरेवेति का अर्थ होता है चलते रहो चलते रहो। तो लेखिका उस प्रकृति घटनाओं को बदलते हुए रूप को देख करके उसके मन में क्या विचार आते हैं? उसके मन में विचार आते हैं कि पल भर में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी घटनाएं एक साथ घटित हो जाती हैं, कितनी चीज़ें बदल जाती हैं और तिनके सा मानव अस्तित्व भी इसी ब्रह्मांड के एक अंग के समान आगे बढ़ता रहता है। लेखिका जितेन से कहती है कि यह कार्य बड़ा कठिन होगा। जितेन लेखिका को सड़क बनाने का तरीका तथा जख्मों की जानकारी देता है और बताता है कि जरा सी चूक का मतलब है मौत। आगे चल कर के लेखिका बढ़ती है जब, तो तभी उसको कुछ पहाड़ी औरतें दिखाई देती हैं जो जिस दृश्य को देखकर हृदय उसका झकझोर जाता है। क्यों? क्योंकि वह पहाड़ी औरतें अपने हाथों में कुदाल और हथौड़े लेकर पत्थर पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थीं और उनकी कमर पर बंधी डोकों में उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ थे, जिसे देखकर लेखिका ने सोचा कि श्रम और ममत्व दोनों ही एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं। अर्थात वह महिलाएं परिश्रम भी कर रही थीं और साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल भी रख रही थीं। तो लेखिका ने जितेन से पूछा कि ये औरतें क्या कर रही हैं? तो पास खड़े DRDO के ऑफिसर ने, यानी जो सड़क बनाने वाला ऑफिसर था, उसने लेखिका को बताया कि ये पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही हैं और इन पत्थरों से सड़क का निर्माण होगा। साथ साथ उस DRDO के ऑफिसर ने लेखिका को सड़क बनाने के जोखिमों के विषय में भी बताया कि यहाँ पर सड़क का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य है। अगर जरा सी गलती हो गई तो सीधा पाताल प्रवेश, अर्थात ऊपर से आदमी सीधा नीचे गिरता है खाई में और उसकी मृत्यु हो जाती है। साथ साथ उसने बताया पिछले महीने ही एक व्यक्ति की गिरकर मौत हो गई है। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर जगह जगह होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उन पर चेतावनी लिखी रहती हैं, उन पर कोटेशंस लिखी रहती हैं। तो ऐसी ही कई सारी कोटेशंस उन सिक्किम के रास्ते पर लिखी हुई थी। तो लेखिका को वही एक कोटेशन याद आई जिस पर लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पत्ते तलाशने वाली आदिवासी युवतियां ध्यान आती हैं जो पीठ पर कपड़े से बच्चों को बांधे थीं। लेखिका उन युवतियों के फूले पांव और पहाड़ियों के हाथ पर पड़े ठाठे महसूस कर सोचती है कि सारे सुख चैन एक तरफ हैं और दुख दर्द एक तरफ। तो जब उसने लेखिका ने उन पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते हुए देखा तो तभी उसे एक घटना और याद आई। जब लेखिका आदिवासी क्षेत्र में घूमने गई थी, पलामू और गुमला एक जगह है, वहाँ पर वह आदिवासी क्षेत्र है, तो लेखिका वहाँ भी घूमने गई थी। तो उसने वहाँ पर आदिवासी औरतों को जंगलों में पत्तों को एकत्रित करते हुए देखा था और वह आदिवासी औरतें नंगे पैर जंगल में लकड़ियों और पत्थरों के ऊपर चल रही थीं, जिस कारण उनके पैर में छाले पड़ गए थे, उनके पांव फूल गए थे, सूज गए थे और उन्होंने अपने बच्चों को कपड़े से बांधा हुआ था। जबकि उन पहाड़ी औरतों ने अपने बच्चों को अपनी डोकों में रखा हुआ था। डोको होती है एक बड़ी टोकरी, ठीक है। तो उसको लगा कि संसार में यानी दुनिया में, भारत में कहीं भी चले जाओ, हर जगह गरीब आदमी का जीवन एक जैसा ही है। हर जगह गरीब आदमी को, आम जनता को मेहनत करके ही कमाना पड़ता है। आम जनता की कहानी लगभग हर जगह एक जैसी है। तभी उसकी सहयात्री मणि तथा जितेन उसे खोजते हुए आ जाते हैं। उसे उदास देख जितेन उसे समझाता है कि यह हमारे देश की आम जनता है जिसे कहीं भी देखा जा सकता है। आप यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आई हैं तो आप प्राकृतिक सौंदर्य को देखें जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रही हैं। लेखिका मन ही मन सोचती है
कि यह आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन है जो थोड़ा सा लेकर बहुत कुछ देती है। लेखिका जीप की तरफ मुड़ी ही थी कि वे महिलाएं किसी बात को लेकर खिलखिलाकर हंस पड़ीं और गमगीन माहौल ताजमहल सा चमक उठा। अब लेखिका अपने मन में सोचती है कि ये हमारी जो आम जनता है ये कितना कुछ हमारे को देती है और बदले में इनको कितना कम कुछ मिलता है। अर्थात ये इतना परिश्रम करके इन रास्तों का निर्माण करती हैं जिनसे हम लोग गुजरते हैं और टैक्स वगैरह सरकार को देते हैं, सरकार को इसका फ़ायदा होता है, देश का विकास होता है, लेकिन बदले में इन बेचारे मज़दूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेते हुए सब ऊंचाई पर तेज़ी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा तो जितेन ने बताया 3-3.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर ये पढ़ने जाते हैं। लेखिका के स्कूली बस के बारे में पूछने पर जितेन हंसा और कहने लगा कि यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, अतः यहाँ बस एक ही स्कूल है। वह बताता है कि बच्चे पढ़ते ही नहीं बल्कि अपनी माँओं के साथ पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा शाम को अधिकांश लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, जैसे स्वयं मैंने भी ढोए हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। सड़क बहुत संकरी थी। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियाँ लिखी हुई थीं। कुछ ही दूर चले थे कि चेतावनी पढ़ी कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी हैं, सावधान। परंतु लेखिका को नरभक्षी नहीं मिले, उसे तो लंबे लंबे बालों वाले याक मिले थे। अब वहाँ पर जब वो आगे बढ़े तो जंगल पड़ा। जंगल में चेतावनी लिखी थी कि अपने शरीर के अंगों को बाहर न निकालें क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर आक्रमण कर देते हैं। लेखिका कहती है लेकिन मुझे कोई जंगली जानवर देखने को तो नहीं मिला, लेकिन लंबे लंबे बालों वाले याक देखने को अवश्य मिले। सायंकाल लेखिका ने मवेशियों और लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ले जाती औरतों को देखा। आसमान में धुंध और बादल छाए थे। कुछ युवतियाँ चाय के बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर चाय के बागान दिखाई दिए और चाय के हरे हरे बागानों में कुछ युवतियाँ खड़ी थीं जो चाय की पत्तियों को तोड़ रही थीं और उन्होंने बोकू पहना हुआ था। बोकू सिक्किम का पारंपरिक परिधान होता है, यानी वस्त्र होते हैं जो वहाँ की महिलाएं पहनती हैं, उसे बोकू कहते हैं। तो तभी लेखिका की नज़र एक गोरी सी नवयौवना पर पड़ी जो लाल रंग का बोकू पहने हुए थी, और तभी उनमें से एक महिला पर लेखिका की नज़र पड़ी जिसने बिल्कुल चटक लाल रंग का बोकू पहना हुआ था। उस युवती को देखकर लेखिका चिल्ला उठी कि इतना सौंदर्य मुझसे सहा नहीं जाएगा, और लेखिका चीख पड़ी क्योंकि हरे हरे चाय के बागानों में लाल रंग का बोकू पहने वह गोरी स्त्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। यूमथोंग पहुंचने से पहले उन्हें एक शांत और छोटी सी बस्ती लायुंग में पड़ाव लेना था। वे लोग लायुंग में रुके। अब शाम हो गई थी तो शाम को आगे नहीं बढ़ सकते थे, रास्ते में अंधेरा हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में रात में गाड़ियाँ नहीं चलती। तो लेखिका को और उसके मित्रों को कहाँ रुकना था? एक छोटी सी जगह थी, छोटी सी बस्ती जिसका नाम था लायुंग। वहाँ पर वे लोग वहाँ पर एक लकड़ी के बने छोटे से घर में ठहरे। मुँह हाथ धोकर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठ गई और सायंकाल की छटा और वहाँ का क्रियाकलाप देखने लगी। अर्थात अब वह लायुंग के शाम के सौंदर्य को देख रही थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के झरनों और उसके लय ताल पर गति से खिलवाड़ कर उसके सौंदर्य को बिगाड़ा है, जो अक्षम्य अपराध है। और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लेखिका सोच रही थी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज की जो भावी पीढ़ी है, उसने शहरों में प्राकृतिक सौंदर्य को विकास के नाम पर नष्ट कर दिया है, बिगाड़ दिया है, जो कभी भी क्षमा करने वाला अपराध नहीं है। लेखिका तिस्ता नदी के जल को अंजलि में भरकर सोचने लगी कि ऐसे तो संकल्प लिया जाता है। अब लेखिका तिस्ता नदी में थोड़ा आगे तक गई और जैसे ही उसने हाथों में पानी लिया तो उसको याद आया कि इस तरीके से अंजलि में पानी लेकर तो कोई संकल्प लिया जाता है। अब लेखिका सोचने लगी अपने मन में कि वो क्या संकल्प करे, परंतु वह कमज़ोर व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने लगी कि इस पानी में उसकी सारी तामसिक भावनाएं बह जाएं और दिल निर्मल हो जाए, और उसके होठों पर फिर वही प्रार्थना, गर्दो प्रार्थना आ गई। साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथों को जोड़कर
धीरे धीरे रात हो गई। जितेन काठ के खिलौनों से गाने की धुन बजाने लगा और सब पर ऐसा जादू छाया कि सब नाचने लगे। अब उन लोगों ने क्या किया, अब रात हो गई थी तो आग जलाई। आग जला करके चारों तरफ लोग बैठ गए और जितेन धीरे धीरे गाना गाने लगा और गाना सुन करके सभी लोग मदमस्त हो गए और सभी लोग नाचने लगे। लेखिका बताती है कि उसकी जो सहेली थी मणि, जो 50 साल की थी, उसने तो इतना सुंदर नृत्य किया कि कुंवारी लड़कियां भी उसके सामने फेल हो गईं। ना जाने यह आनंद कहाँ से बरस रहा था। लायुंग की सुबह तिस्ता नदी की तरह शांत थी। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। लेखिका बर्फ़ देखने को बेचैन थी, परंतु यहाँ बर्फ़ का एक भी कतरा नहीं था। वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण अब यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो यहाँ से थोड़ा ऊपर कटाव जाओ, वहाँ पर आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। कटाव यहाँ से करीब 500 फीट ऊंचाई पर था। उस युवक की पत्नी उत्सुकता से देख रही थी और महुआ गुड़ुप करने वाली गौमाता की मीठी झिड़कियाँ देकर भगा रही थी। हमें बर्फ़ के ढके पहाड़ देखते ही पता चल गया था कि कटाव के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब लेखिका लायुंग से निकली और जब वो आगे 500 मीटर आगे पहुंचे तो बर्फ़ के पहाड़ आने शुरू हो गए और वह लोग समझ गए कि अब हम कटाव के नज़दीक हैं। पहाड़ पर कहीं पाउडर सी बर्फ़ थी तो कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहा था। जितेन ने बताया कि यह बिल्कुल ताज़ा बर्फ़ है और लेखिका जीप में से सिर बाहर निकालकर चांदी सी चमकती बर्फ़ को उल्लासित हो देख रही थी। जितेन ने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि राम रोछो। जितेन नेपाली शब्द सुनकर झूम उठा। राम रोछो का मतलब होता है बहुत अच्छा लगा। और जब जितेन ने लेखिका के मुंह से अपनी भाषा सुनी, नेपाली भाषा सुनी, तो वह अपनी भाषा को सुनकर गर्व से फूल उठा और खुशी से झूम उठा। अगले ही पल बर्फ़ मोतियों की तरह गिरने लगी और जितेन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो नेपाली गाना गाकर नाचने लगा। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ़ में खेलने लगे और बर्फ़ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगे। जो और बाकी के यात्री थे वो बर्फ़ में दौड़ने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे और फ़ोटो खींचने लगे। लेखिका का मन भी बर्फ़ में खेलने का था, लेकिन उसके पास बर्फ़ में पहनने वाले जूते नहीं थे और ना ही कटाव में कोई दुकान थी कि जो वहाँ से जूते ले ले। तभी लेखिका को लगा कि अच्छा ही है कटाव में कोई दुकान नहीं है। क्योंकि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि यह उसके लिए वरदान है कटाव के लिए वहाँ पर एक भी दुकान का ना होना? इसलिए कहा क्योंकि यदि कटाव में दुकान होती तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ दुकानें बनने लगती तो होटल बनने लग जाते और फिर यात्रियों की संख्या वहाँ पर जाने के लिए बढ़ जाती और वहाँ पर जाने वाले लोग वहाँ गंदगी फैलाते, पेड़ों को काट करके सड़कें बनाई जाती, मकान बनाए जाते, जिस कारण वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। इसीलिए लेखिका ने कहा कि कटाव पर एक भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। जितेन ने बताया कि ये कटाव भारत का स्विट्ज़रलैंड है। तभी मणि ने इसका प्रतिवाद किया, अर्थात मणि ने कहा नहीं, कटाव भारत का स्विट्ज़रलैंड नहीं है, बल्कि ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। लेखिका सारे दृश्य को अपने अंदर समेटने की कोशिश में थी ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा का मजा ले सके। उसे लगा कि इसी शांत और मधुर वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने इसे अपनी तपोभूमि बनाया होगा। इसी के आंचल में बैठ कर के सारे जगत को सुखी करने के मंत्र दिए होंगे। अगर दुष्ट व्यक्ति भी इस अनूठी छटा को देख ले तो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। उसने मणि से मिल्टन की कविता के बारे में पूछा। मिल्टन एक पाश्चात्य यानी विदेशी वो राइटर हैं जिन्होंने अपनी एक रचना लिखी है। उसमें उन्होंने रचना में ईव के विषय में बताया है। तो लेखिका मणि से पूछती है क्या उसने मिल्टन की वह ईव कविता पढ़ी है, परंतु मणि दार्शनिक की तरह हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी। लेकिन मणि अपने ही ख्यालों में खोई थी और वह लेखिका से बोली कि यह पहाड़ नहीं बल्कि यह तो जल स्तंभ हैं। उसने कहा कि प्रकृति कितने अच्छे तरीके से जल संग्रह करती है। जब गर्मियों में पानी के लिए लोग तरस रहे होते हैं तब ये प्यास बुझाने का काम करती है। वह इन हिम शिखरों को नमस्कार करने लगी। लेखिका भी यही सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई।
युमथांग में प्रियुता तथा रोडोडेंड्रो के फूलों की बहुतायात के विषय पर जितेन ने बताया कि 15 दिनों बाद यह घाटी फूलों की सेज बन जाएगी। रास्ता अब चौड़ा आ गया था। जितेन ने बंदरों को अपने बाल बच्चों के साथ देख बताया कि यहाँ बंदरों का मांस कैंसर से बचने के लिए खाया जाता है। एक ने पूछा कि क्या तुमने बंदर का मांस खाया है, तो उसने कहा कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। सभी सैलानी उसे गप्पी समझ रहे थे, परंतु लेखिका को उसकी बात पर विश्वास था, क्योंकि उसने दक्षिण बिहार में सुअर का दूध पीने को विवश आदिवासी देखे थे। लेखिका बताती है कि रोमांच से भरा सफ़र पूरा कर वे युमथांग पहुंच गए थे। युमथांग इतना सुंदर नहीं था जितना कटाव था। लेखिका को मंजिल तक का सफ़र ज़्यादा रोमांचक लगा। उसने चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी महिला से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, पर उसका जवाब था कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। जवाब सुनकर लेखिका बेहद खुश हुई कि वे भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर में भी ऐसी सहज संतुष्टि होती। अचानक एक कुत्ते ने रास्ता काटा तो जितेन ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। फिर जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंटों वाले एक पत्थर की जानकारी दी तथा बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल जहाँ तहाँ गिरे वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है, अर्थात उसने गुरु नानक देव की महिमा भी बताई। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेन ने खेदुम दिखाया, जहाँ सभी देवी देवताओं का निवास है, तथा उनका भय दिखाया। उसने कहा कि ये पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि नदी झरनों पहाड़ों की पूजा करते हैं। यदि हम यहाँ गंदगी फैलाएंगे तो हम मर जाएंगे। जब जितेन ने लेखिका को यह बात बताई तब लेखिका ने उससे पूछा, क्या तुम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हो? तो उसने कहा, नहीं, यदि हम इन नदियों को, इन पहाड़ों को, इन झरनों को गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। उसने बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया और अब भी यहाँ रास्ते बनने लग रहे हैं। लेखिका सोचती है कि इस सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। जीप आगे बढ़ने लगती है। साना साना हाथ जोड़ी का शाब्दिक अर्थ है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। तो ये हमारा पाठ था। अगला पाठ अगली वीडियो में।